उस आदमी को सबके सामने अपने सारे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। वो सबके बीच घिर गया क्योंकि उसने अंडरवियर नहीं पहना था। अपने चारों ओर पहरेदारों को देखकर वो तुरंत खड़ा हो गया। जेल के मुखिया के रूप में वो नए पहरेदारों को लेकर ज्यादा चिंतित था। सबको इधर उधर भागते देख हुआन का दिल आखिरकार शांत हो गया। वो मूल रूप से एक जेल गार्ड था जो अभी पदभार ग्रहण करने वाला था। काम से परिचित होने के लिए वो एक दिन पहले जेल आया था ताकि कैदियों को जेल में रहते हुए देख सके, इन अपराधियों से निपटने का तरीका सीख सके और कैदियों द्वारा बनाए गए हथियारों का अध्ययन कर सके। उसी समय जेल के इलाके में एक रोशनी दिखाई दी। इकट्ठा होने का समय हो गया था, इसलिए जेल गार्ड ने तुरंत उसे वापस बुला लिया। कौन जानता था कि जेल गार्ड ने अभी अभी उसे हथकड़ी पहनाई थी। तभी उसके पीछे अचानक एक आवाज आई। जेल गार्ड स्थिति का जायजा लेने के लिए ऊपर गया, लेकिन पल भर में ही रोशनी वहां से गायब हो गई। जेल गार्ड के अंदर जाने पर उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए वो मुड़कर रोशनी की रखवाली करने वापस चला गया। नतीजतन वो वहां से गुजर ही रहा था कि मलबा सीधे उसकी ओर आ गिरा। उन्हें अभी अभी एक तेज आवाज सुनाई दी थी। छत में एक बड़ा छेद हो गया था, जिसकी वजह से हुआन को छत का एक टूटा हुआ टुकड़ा लगा। अगले ही पल उसे चक्कर आने लगे और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। इसलिए वे तुरंत हुआन को 211 नंबर के कमरे में ले गए, क्योंकि वहां कोई कैदी नहीं था। उन्होंने हुआन को थोड़ी देर के लिए वहीं लेटने दिया और फिर एक और जेल गार्ड डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को पता था कि पहला गार्ड थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। वापस आकर उसने बताया कि पूरी जेल में दंगा हो रहा है। अगर समय रहते बाहर नहीं निकले तो कैदियों द्वारा मारे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए वे दोनों हुआन को वहीं छोड़कर भाग गए। इस समय हुआन पूरी तरह से बेहोश हो गया और सभी अपराधियों को रिहा कर दिया गया। उन्हें लंबे समय तक एक छोटे से कमरे में बंद रखा गया था। अब लाइट के नेतृत्व में आखिरकार उन्हें पलटवार करने का मौका मिल गया था। कैदी बहुत उत्साहित थे। जेल गार्ड आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ का जेल गार्ड बाहर भागा और उसने तुरंत जेल वार्डन को स्थिति की सूचना दी। उन्हें जल्द से जल्द घायल हुआन को बचाना था, पर जेल वार्डन ने अभी तक कोई बचाव योजना नहीं बनाई थी। एक कैदी अचानक 211 नंबर के कमरे में आया और उसने हुआन को सीधा थप्पड़ मारा। क्योंकि इस कमरे में पहले कभी कोई कैदी नहीं रहा था, इसलिए उसे हुआन पर शक हुआ। फिर उसने हुआन के बारे में पूछा। ये देखकर कि हुआन ने बोलने से इनकार कर दिया, कैदी मुड़ा और लाइट को सूचना देने के लिए बाहर चला गया। हुआन ने बाहर शोर सुना। उसने शायद अंदाजा लगा लिया था कि क्या हुआ है। वो हताशा में जमीन पर बैठ गया और कैदी के बाहर जाते ही उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और जांच करने को कहा। हुआन ने आवाज सुनी और तुरंत अपनी बेल्ट खोली और उसे गद्दे के नीचे छिपा दिया। फिर उसने अपना वर्क परमिट और बटुआ बाथरूम में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वो अपनी शादी की अंगूठी उतारने वाला था, कैदी ने अचानक दरवाजा खोल दिया और उसे धक्का दिया। 211 नंबर कमरे से हुआन को निगरानी दल ने देख लिया और हुआन को जल्द ही बॉस बॉल्ट के सामने लाया गया। उसने उन चीजों को इसलिए फेंक दिया था ताकि वो खुद को एक नए कैदी के रूप में छिपा सके। बाल्ट की पूछताछ के दौरान हुआन ने जोर देकर कहा कि वो एक हत्यारा है जिसे अभी अभी गिरफ्तार किया गया है। बाल्ट को उसके बयान पर कोई संदेह नहीं हुआ। उसने बस उसे अपने कपड़े उतारने को कहा, ये देखने के लिए कि क्या वो कोई मामूली लड़का है। बाल्ट को ये कोई बड़ी बात नहीं लगी। उसने बस अपने आदमियों को बाहर भेजा और अपना काम जारी रखा। हुआन के कपड़े पहनने के बाद उसने पाया कि कैदी कैमरे की तलाश कर रहे थे। वे सभी खुद को घूर रहे थे। हुआन ने तुरंत सबको समझाया कि कैमरा इसलिए लगाया गया है ताकि वे अपनी शर्तें आसानी से रख सकें। उन्हें बस इसका इस्तेमाल तब करना है जब जरूरत हो, और जब जरूरत न हो बस इसे कपड़े से ढक देना है। बाल्ट ने देखा कि हुआन ठीक है और उसने राहत की सांस ली। जाहिर है हुआन बाहरी दुनिया से संवाद कर रहा था। इस समय दरवाजे के बाहर विशेष पुलिस तैनात थी जो जेल में प्रवेश करने के लिए डॉक्टर के आदेश का इंतजार कर रही थी। बाल्ट ने कहा कि वह जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अंदर एक और कैदी था। हुआन के अलावा चौथी जेल में 3 विशेष कैदी थे। ये तीनों कैदी खतरनाक हमलों के अपराधी थे। अगर वे मारे जाते हैं तो देश में युद्ध शुरू हो जाएगा। बाल्ट ये जानता था, इसलिए उसने दंगा शुरू कर दिया। अंततः उसने अपने आदमियों को आतंकवादियों को लॉबी में ले जाने का आदेश दिया और उसने ढके हुए कैमरे को खोला। उसने जानबूझकर बाहरी दुनिया को अंदर चल रही घटनाओं के बारे में बताया। वह अच्छी तरह जानता था कि देश इन लोगों को जेल में मरने नहीं देगा, इसलिए उसने शर्तों पर बातचीत करने के लिए उन्हें बंधक बना लिया। और बाल्ट द्वारा दंगा शुरू करने का कारण सिर्फ कैदियों की रहने की स्थिति में बदलाव लाना था। कुछ साल पहले बाल्ट ने सार्वजनिक रूप से यू जिंग की हत्या कर दी थी। सभी जानते हैं कि बाल्ट कितना क्रूर है, इसलिए कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनके पास एक वार्ताकार भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाल्ट ने हुआन को तलाशी के लिए भेजा। मुझे नहीं पता कि हुआन के साथ क्या हुआ, उसने विशेषज्ञ से फुसफुसाकर कहा कि बंधकों को कपड़े धोने के कमरे में बंद कर दिया गया है। ये कहने के बाद वो शांति से बाल्ट के पास लौट आया। इस जेल में बाल्ट को देखकर विशेषज्ञ इतना घबरा गया कि वो बोल नहीं सका। उसे डर था कि अगर उसने एक भी गलत शब्द कहा तो बाल्ट उसे चाकू मारकर जान से मार डालेगा। फिर बाल्ट ने हुआन से शर्तें दिखाने को कहा। विशेषज्ञ द्वारा ऊपर दी गई शर्तों को पढ़ने के बाद उसने कहा कि उसे जवाब देने से पहले वापस जाकर नेता से चर्चा करनी होगी। विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करना चाहता था कि बंधक सुरक्षित हैं। बाल्ट ने इनकार कर दिया। विशेषज्ञ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका और मुड़कर कोठरी से बाहर निकल गया। कौन जानता था कि वो बस बाहर जाने ही वाला था कि बाल्ट ने अचानक उसे वापस बुला लिया। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यह आदमी अपनी पत्नी से बात करे, अपनी पत्नी के साथ जो गर्भवती है और चिंतित है। आपको इसके लिए मंत्री से भी बात करनी होगी। मुझे ऐसे मत देखो, तुम उससे बात नहीं करना चाहते थे। अच्छा, बस इतना ही।
क्या तुम मेरे साथ आकर फोन पर बात कर सकते हो? बार्ड ने थोड़ी देर सोचा। उसने हुआन से फोन पर बात करने के लिए बाहर जाने का वादा किया। हुआन उत्साह से एक्सपर्ट के पीछे दरवाजे तक गया, लेकिन जैसे ही लोहे का दरवाजा धीरे से खुला, उसके पीछे से एक चीख सुनाई दी। बार्ड तुरंत आगे बढ़ा और उसने एक्सपर्ट की गर्दन पर चाकू रख दिया। हुआन ने घबराकर बंद दरवाजे की ओर देखा। उसे अपराधी होने का नाटक करना पड़ा। जब हुआन छात्रावास में आया तो उसने केवल 2 छोटे गुंडों को लड़ते हुए पाया। जैसे ही बाहर के लोगों ने मृतकों को देखा, विशेष पुलिस ने तुरंत निगरानी फुटेज लिया और बंधकों से उसकी तुलना की। मोटे तौर पर अनुमान था कि बंधकों में से एक मर चुका था, इसलिए तुरंत हमले की तैयारी का आदेश दिया गया। विशेष पुलिस को तेजी से सेल को घेरते हुए देखकर हुआन तेजी से कपड़े धोने के कमरे में घुस गया और छोटे गुंडों को चाबुक से धक्का देकर दूर कर दिया। वह बंधकों को बाहर ले जाकर उनकी सुरक्षा साबित करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि एक बार विशेष पुलिस बल इस समूह में घुस गया तो वे बंधकों को मार डालेंगे। इसलिए उसने 3 बंधकों को कैमरे के नीचे धकेल दिया। जब उसने देखा कि विशेष पुलिस पीछे हट गई है तो बार्ड आदमी ने उन्हें छोड़ दिया। कैदी उत्साह से जश्न मना रहे थे। हुआन अब उनका हीरो बन गया था। गंजे आदमी को अंदर आते देख हुआन ने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठा लिया। दोनों को सबने खुशी से गले लगाया। गंजा ऊपर से खुश दिख रहा था, लेकिन असल में उसके दिल में कुछ शंकाएं थीं। तभी उन्होंने विशेषज्ञ को रिहा कर दिया। इस समय समाचारों में जेल में दंगे की खबर आ रही थी। दूसरी ओर हुआन की पत्नी रेस्तरां में दोपहर की चाय पी रही थी। अचानक उसे पता चला कि जिस जेल में हुआन काम करता था वहां दंगा हो गया है। इसलिए वो तुरंत फोन करने के लिए दौड़ी, पर किसी ने फोन का जवाब नहीं देना चाहा। बड़ी दाढ़ी वाले ने कहा कि हुआन गश्त पर है, फोन का जवाब देने का कोई तरीका नहीं है। उसने उसे बताया कि ये सब खबरों में अफवाहें हैं, चिंता मत करो। लेकिन जैसे जैसे वो फोन काटती गई, उसे और ज्यादा शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो तुरंत अपनी कार से जेल की ओर चल पड़ी। उसी समय गंजा आदमी अपने अधीनस्थों के साथ था। सरकार द्वारा भेजा गया एक बड़ा भोजन आ गया था। जैसे ही गंजा आदमी उठा, हुआन चुपचाप उस स्टूल को घूर रहा था जिसका इस्तेमाल वो बाहरी दुनिया से संपर्क करने के लिए करता था। दुर्भाग्य से ये दृश्य केवल गंजे आदमी के अधीनस्थों ने ही देखा। फिर जब गंजा आदमी अपने अधीनस्थों को निर्देश दे रहा था, हुआन वार्ताकार को लेकर जल्दी से एक जेल के कमरे में चला गया। किसी को जवाब दो, लानत है, मेरे पास समय नहीं है। बंधक 219 नंबर पर हैं। मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है, मैं हर पल मर रहा हूँ। लेकिन जब उसने दूसरे पक्ष से पूछा कि सरकार क्या उपाय करने जा रही है, तो दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा। विशेषज्ञों का कहना है कि अन्य जेलों को गंजे आदमी की नकल करने से रोकने के लिए सरकार उनकी मांग पर सहमत नहीं होगी। हुआन समझ गया कि सरकार को केवल बंधकों की परवाह है, उसे उसकी जान की कोई परवाह नहीं है। दूसरी ओर गंजे आदमी को पहले ही पता चल चुका था कि वार्ताकार गायब है, इसलिए वो और उसके अधीनस्थ वार्ताकार की तलाश कर रहे थे। जब वो जल्दी में था, हुआन वार्ताकार को लेकर जेल से बाहर निकला। बड़ी दाढ़ी वाले ने यह देख लिया। उसने तुरंत अपना निजी मोबाइल फोन निकाला और सीधे जेल कार्यालय को फोन करके हुआन की असली पहचान की जांच करने को कहा। दूसरी ओर पुलिस ने जांच के दौरान पता लगाया कि जब जेल प्रमुख दाढ़ी बना रहा था, तब आतंकवादियों के स्थानांतरण की योजना लीक हो गई थी। जब गंजा आदमी दाढ़ी बनाने गया, तभी उसे यह खबर पता चली थी। इसी वजह से यह सब हुआ। उसी समय जेल कैदियों के चिंतित परिवारों से घिरी हुई थी, जिसमें हुआन की गर्भवती पत्नी भी शामिल थी। वह हुआन से स्थिति के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन हुआन का जेल में वो पहला ही दिन था। ये गार्ड हुआन को बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए जेल का दरवाजा गुस्से में आए परिवार के सदस्यों से भरा हुआ था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसका पेट अभी भी बड़ा है। अचानक किसी ने एम्बुलेंस आते हुए देखी। सभी तुरंत ये देखने के लिए दौड़े कि कौन सा कैदी घायल हुआ है। हुआन की पत्नी भी पीछे पीछे आई और जल्द ही दृश्य अस्त व्यस्त हो गया। कैदियों ने अपने परिवारों को बाहर पिटते देखा। वे इतने गुस्से में थे कि वे टीवी में घुसकर मदद करना चाहते थे। हालात और बिगड़ गए। जेल प्रमुख भी अपने सभी हथियारों के साथ दमन दल में शामिल हो गया। लेकिन इसी समय हुआन की पत्नी के पेट में अचानक चोट लगी। वो भीड़ से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। जेल में हुआन ने यह दृश्य देख लिया। वो बौखला गया। उसने गंजे आदमी से वॉकी टॉकी छीन लिया और दूसरे पक्ष को जल्दी से पत्नी को बचाने के लिए कहा। विशेषज्ञ के सुनने के बाद उन्हें तुरंत दमन रोकने को कहा गया और जेल का सीधा प्रसारण जल्द से जल्द बंद कर दिया गया। जल्द ही अंदर का टीवी गायब हो गया, लेकिन दरवाजे के बाहर जेल प्रमुख नहीं रुका। हुआन की पत्नी भीड़ में फंस गई और बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रही थी। अचानक उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया और सीधे उस पर हमला किया गया। फिर वो कुछ बार उठने की कोशिश में बेहोश हो गई। अंत में गंजे आदमी ने विशेषज्ञ से परिवार की मृत्यु सूची जल्द से जल्द देने को कहा। साथ ही हुआन की पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ ने तुरंत उन्हें बताया कि पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वो खुद अस्पताल जा सकती है। गंजे आदमी ने वॉकी टॉकी छीन ली और विशेषज्ञ के प्रस्ताव को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह अकेला घायल नहीं था। अगर हुआन को बाहर मिलने जाने दिया गया तो वह अन्य कैदियों को समझा नहीं पाएगा।
हुआन के पास वॉकी टॉकी पकड़े रहने और खबर का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी समय उसकी जांच का बड़ा अधिकारी अंदर आया। जाहिर है वो हुआन की पहचान पहले से ही जानता था, लेकिन उसने गंजे आदमी को नहीं बताया। वो हुआन से कुछ निकलवाना चाहता होगा। कौन नहीं जानता कि हुआन को पहले से ही पता था कि वो एक गुप्त एजेंट है। जब हुआन पहली बार आया था उसी समय उसे गुप्त एजेंट की स्थिति से अवगत कराया गया था। बड़ा अधिकारी जानता है कि एक बार भेद खुल जाने पर उसे मार डाला जाएगा, इसलिए उसे हुआन को जाने देना पड़ा। थोड़ी देर में उसके आदमी परिवार की मौत की सूची लेकर आए, लेकिन उसमें केवल 4 लोगों के नाम थे। गंजे आदमी को पता था कि दूसरा पक्ष उनसे निपट रहा है, इसलिए उसने गुस्से में एक बंधक को बाहर निकाला और उसे मार डाला। पुलिस ने यह देखा और तुरंत उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा किया, लेकिन उस समय सभी बहुत गुस्से में थे। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। मैं सबको नहीं रोक सकता। हुआन ने तुरंत चेतावनी देने के लिए एक कान काटने को कहा। गंजे आदमी के आदमी यह सुनकर खुश नहीं हुए। ये कान तुम्हारे लिए है, इसे काटो। क्या तुमने नहीं कहा था कि कान काटो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा कान काट दूंगा। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब चाकू उसकी गर्दन पर था। अपनी जान बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। जल्द ही उन्होंने कटे हुए कान को बाहर फेंक दिया और हुआन पागलों की तरह अपने हाथ धो रहा था। अचानक गंजे आदमी के आदमी उसे बुलाने आए। हुआन दृढ़ चेहरे के साथ उनके पास गया। उसने सोचा कि ये गंजा आदमी है, पर जिस आदमी की असली पहचान उजागर हुई वो वही बड़ा बदमाश निकला जिसने उस दिन परिवार के हादसे का वीडियो बनाया था। हुआन ने वीडियो बार बार देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जेल वार्डन ने पत्नी को पीट पीट कर मार डाला था। मैं चाहता हूं कि तुम नीचे जाओ। असल में जेल वार्डन को शारीरिक बल प्रयोग के कारण रोका गया था। किसे पता था कि वो जेल के दरवाजे से बाहर निकला ही था कि उसे वापस बुला लिया गया। आखिरकार ग्वांगताओ उसे हुआन के पास ले गया। मुझे गिरा दिया गया, गर्भवती महिला को गिरा दिया गया। मुझे देखने का समय ही नहीं मिला। ये एक दुर्घटना थी और तुमने इसे गलती से वहीं छोड़ दिया। तुम मुझे नितंबों पर मार सकते हो। आप इसे देखते हैं और कहते हैं अब आपको समझ आ गया होगा। ग्वांगताओ ने समय रहते हुआन को खींच लिया, लेकिन जब हुआन ने अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो जेल वार्डन ने कहा कि उसे अस्पताल में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है। ग्वांगताओ ने आगे सवाल नहीं पूछे। उसने वॉकी टॉकी निकालकर हुआन को दे दिया ताकि वह खुद पूछ सके। अगर दूसरी पार्टी पत्नी को फोन का जवाब नहीं देने देती तो वे जेल वार्डन को मार डालेंगे और हुआन के लगातार सवालों को सुनते रहे। हुआन की पत्नी के फोन का जवाब न दे पाने के कारण ग्वांगताओ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पता चला कि उन्हें अस्पताल से सूचना मिली है कि हुआन की पत्नी और बच्चे जीवित नहीं हैं। ग्वांगताओ ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर हुआन को गले लगा लिया। अपनी जान बचाने के लिए जेल वार्डन ने हुआन को चेतावनी देते हुए जोर से चिल्लाया। हुआन ने उसका गला काट दिया। जेल वार्डन ने तुरंत दम तोड़ दिया और फिर हुआन ने स्टूल निकालकर अपनी बेल्ट से बांध लिया। अब जब उसकी पत्नी चली गई है, हुआन के पास जीने की कोई प्रेरणा नहीं बची है। नतीजतन उसकी बेल्ट अब उसका वजन सहन नहीं कर पा रही है। उसे जीने का एक और मौका मिला। फिर सरकार ने एक नया वार्ताकार भेजा। यह व्यक्ति राष्ट्रपति की ओर से उनसे बातचीत करने आया था, लेकिन उसने अभी तक ग्वांगटाओ से एक शब्द भी नहीं कहा है। हुआन ने सीधे जेल प्रमुख के शव को बाहर घसीट लिया। उसने सीधे कहा कि जेल प्रमुख ने आत्महत्या कर लिया। अगर सरकार उनकी शर्तें नहीं मानती है तो यह तो बस शुरुआत है। उसने प्रधानमंत्री से समाचारों में एक नई व्यवस्था प्रकाशित करने का अनुरोध किया। जेल में सभी के रहने की स्थिति में सुधार करें। अगर 1 घंटे के भीतर टीवी पर खबर नहीं आती है तो वे बंधकों को सीधे मार देंगे। ग्वांगटाओ भी इससे सहमत है। उसे नहीं लगता कि हुआन ने इस समय उसकी प्रसिद्धि छीन ली है, क्योंकि हुआन अब एक असली हत्यारा है। वार्ताकार के जेल से जाने के बाद इंटरकॉम द्वारा ग्वांगटाओ को बाहर बुलाया गया। ऊपर के लोगों ने उसे एक दस्तावेज फेंका। फाइल में हुआन का नाम था। हुआन के दाखिले के सारांश पर ग्वांगटू को विश्वास नहीं हुआ। उसने दृढ़ता से कहा कि ये सब झूठ है, ये जेल द्वारा बिछाया गया एक जाल है। दूसरे पक्ष ने कहा कि सरकार जल्द ही एक नोटिस जारी करेगी। अगर वो हुआन को मार देता है तो वो 1 साल में जेल से बाहर आ सकता है। उन्हें लगा कि अगर वे कोई अच्छी बात कहेंगे तो ग्वांगटू उनकी बात मान लेगा, लेकिन वे ग्वांगटू को बिल्कुल नहीं जानते थे। हालांकि उसने ये मान लिया था कि हुआन एक जेल गार्ड है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी राय में हुआन उन पाखंडियों से कहीं अधिक विश्वसनीय था। फिर उसने हुआन पर चाकू निकाला और सब कुछ खत्म होने का इंतजार किया। फिर हुआन से हिसाब बराबर करने का सोचा। तभी छोटे भाई ने उन्हें समाचार देखने के लिए बुलाया। जब सब लोग समाचार देख रहे थे तभी बड़ा सिर वाला आदमी छोटे भाई को दूसरी मंजिल पर ले गया। इस चाकू ने बंधकों की रखवाली कर रहे छोटे भाई को मार डाला। फिर उन्होंने अपने हथियार उठाए और दरवाजे की रखवाली करने लगे। अगले ही पल गोलीबारी शुरू हो गई। सरकार ने उनसे फिर झूठ बोला था। हुआन ने सुझाव दिया कि वे ऊपर जाकर बंधकों को मार डालें। उसके बाद वे ऊपर की ओर भागे। नतीजतन हुआन ने जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, एक बड़ा सा वार सीधे उसके सिर पर हुआ। पहली गोली हुआन को लगी और जिस हथियार से उसे गोली मारी गई थी वो बेहद घातक था। ये कम दूरी से भी लोगों को भेज सकता था। इससे ग्वांगटाओ दुखी हो गया, लेकिन जैसे ही ग्वांगटाओ हुआन को जगाना चाहता था, अचानक एक तेज गोली चली। ग्वांगटाओ को भी गोली लग गई। वो कुछ देर जमीन पर पड़ा रहा और फिर उठा। नतीजतन कुछ कदम चलने के बाद उसे फिर से गोली लग गई। गोली चलने की आवाज आई। विशेष पुलिस ने छत उड़ा दी और आसमान से नीचे आ गिरी। अपराधी भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे।
जब बड़ी दाढ़ी वाला आदमी शवों की जांच करने आया तो पता चला कि उनमें से एक हुआन था। फिर वे ग्वांगटू को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। उसने चुपचाप अपने छोटे भाई को दम तोड़ते हुए देखा। अपने दिल में उसने चुपके से इसके पीछे की योजना का हिसाब लगाया। ये 211 पूरी फिल्म का अंत है।